मैं धर्मनाथ प्रसाद यादव, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय पटना, सह पूर्व वाइस चेयरमैन बिहार स्टेट बार काउंसिल पटना, सह राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता कल्याण समिति भारत, आज आप लोगों के समक्ष पहली बार मुखातिब हो रहा हूँ। जिस उद्देश्य के लिए उसकी थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहूँगा। अखिल भारतीय विद्या कल्याण समिति नामक एक संस्था का जन्म 2016 में 26/11/2016 को स्थापित किया गया था। इसके पीछे राज यही था, एक वैसे संगठन का जन्म देना होगा जो गैर पारदर्शी हो, जो गैर राजनीतिक हो, निष्पक्षता की पूर्ण जिम्मेदारी लेकर चले। ऐसी एक संस्था का निर्माण खासकर अधिवक्ता वर्ग के बीच करना था। उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 26/11/2016 को पटना बिहार में इस समिति का प्रधान कार्यालय बनाते हुए इसके निबंधन की चर्चा की गई और बहुत कम समय में ही 1 साल के अंदर में ये समिति का निबंधन हो गया, जिस निबंधन में 519/2017-18 पंजीयन नंबर पर आए। तब से ये समिति अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ जोरदार और पुरजोर तरीके से संवैधानिक रास्ते को अपनाते हुए अपनी 25 सूत्री मांगों के प्रति अग्रसर है। समिति में की सबसे विशेषता यह है, यह गैर राजनीतिक है। दूसरी विशेषता है कि पहली इकलौती संस्था भारतवर्ष में है जो भारतवर्ष के पैमाने पर ये चलाई जा रही है और इसमें न केवल वकीलों की समस्याओं के समाधान के निमित्त हम काम करते हैं, बल्कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में जो गड़बड़ी आती है उसमें 3 प्रमुख अंग हुआ करते हैं, जिसमें न्याय देने वाले भी हैं, न्याय पाने वाले भी हैं और न्याय दिलाने वाले भी हैं, यानी लिटिगेंट्स, लॉयर्स और जजेज। ये तीनों विंग मिल करके इसे किसी न किसी तरह से निर्वहन करते हैं और इनकी किसी समस्या से जब का समाधान जब नहीं दिखता है तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पर इसका सीधा असर पड़ता है। इसलिए तीनों वर्गों की समस्या के समाधान के निमित्त इसका निर्माण किया गया है और इसी पवित्र निर्माण के साथ ये बहुत कारगर ढंग से ये समिति काम कर रही है। इस समिति में इसके उद्देश्यों की प्राप्ति में ये तीनों विंगों की समस्याओं के समाधान के साथ साथ बहुत सारे प्रकोष्ठ बनाए गए हैं इसकी सुविधाजनक से आगे बढ़ने के लिए। जैसे इसके बीच में युवा अधिवक्ता कल्याण प्रकोष्ठ है, महिला अधिवक्ता प्रकोष्ठ है, अल्पसंख्यक अधिवक्ता प्रकोष्ठ है, सामान्य अधिवक्ता प्रकोष्ठ है, यहाँ तक कि दूसरे विंग के लिए न्यायार्थिक प्रकोष्ठ है हमारा, जिसमें लिटिगेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं अपनी समस्याओं के बारे में, और न्यायाधीश प्रकोष्ठ भी है। इन प्रमुख प्रकोष्ठों के अंदर में छोटे छोटी समितियां का गठन करके हम इस कार्यक्रम को बड़ी तेजी से बढ़ा रहे हैं। आपको जानकारी देते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि इतने कम समय में भारत के लगभग 9 राज्यों में इसके संगठन हो चुके हैं, लेकिन सक्रिय रूप से अभी मुझके बिहार और झारखंड और दिल्ली में कार्यक्रम चल रहे हैं। बाकी जगह थोड़ी सी धीरे धीरे संगठन के चरम पर पहुंच रहे हैं। चूँकि इस समिति के पास में सबसे बड़ी जो बढ़ने में एक बाधा है वो है सिस्टम, और सिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक है और उसमें धन की जरूरत पड़ती है। इस समिति में किसी तरह की कोई भी राशि न तो सरकार से मिलती है, न हमारे शीर्ष संस्था राज्य की हो, स्टेट बार काउंसिल या शीर्षस्थ संस्था BCI हो, उसके तरफ से कुछ इससे रास्ते सहायता मिलता हो। लेकिन यह जानकारी देते हुए आपको मुझे हर्ष हो रहा है कि मेरा अपना जब से इस पेशे में प्रवेश हुआ, यानी आपको बता देना चाहूँगा 1976 में मैंने इस पेशे को अंगीकृत किया था बड़े उत्साह के साथ, और जब पेशे में आया और जब पेशे में देखा कि 80% वकील की दुर्दशा वैसी हो रही है जिसकी परिकल्पना मैंने आने के पहले कभी नहीं किया था। उनकी आर्थिक तंगी, प्रारंभिक रूप से जो पेशे में प्रवेश करते हैं
वो नए युवा अधिवक्ता जब प्रवेश करते हैं उस समय उनकी आर्थिक स्थिति भी वैसी ही रहती है, और जो ब्रीफ जिसके आधार पर उन्हें कार्य सीखना है वो ब्रीफ मिलता नहीं है। मिलता है तो ब्रीफ देने वाले लिटिगेंट्स विश्वास नहीं करते हैं, और वो घर पर त्याग करके आधी उम्र बिता करके पढ़ाई समाप्त करके वो आए रहते हैं। आज जब कचहरी में आते हैं तो उनको एक गुरु के रूप में गार्जियन मिलते हैं जो सीनियर एडवोकेट्स कहा जाता है, और वहाँ जो उनकी स्थिति बनती है, जिस उम्मीद के साथ उनके साथ वो आते हैं, जो मैंने अनुभव किया है उस अनुभव शेयर करना मैं चाहूँगा आपसे, कि वो स्थिति ऐसी बिगड़ती नजर आई कि सीनियर्स जो है सो उन्हें किसी तरह से आर्थिक सहयोग या सही प्रशिक्षण नहीं दे करके उनसे इस उम्मीद में केवल बैठे रहते हैं कि ये नए लड़के जो आए हैं इससे कितना ब्रीफ हमको आ सकता है, नहीं आ सकता है, इसी के आकलन पर काम चलता है। अब ये सब दिखने के बाद में होता ये था कि 80% वकील वैसे हो रहे थे कि या तो पेशे से भागने के लिए लातूर हो रहे थे या विक्षिप्त हो रहे थे। ऐसी परिस्थिति में मेरे मन में एक बात आई कि बिहार नहीं, भारत का संविधान कह रहा है कि वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य हमारी है, और कल्याणकारी राज्य में सारे वर्गों को उसकी दक्षता के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, सहायता राशि दी जाती है। यहाँ तक कि सबसे महत्वपूर्ण पढ़ाई डॉक्टर्स की मानी गई, और डॉक्टर्स को भी पढ़ने के बाद 2 से 3 साल तक अप्रेंटिस के रूप में किसी न किसी मेडिकल हॉस्पिटल में उन्हें ड्यूटी लेकर के उन्हें दक्ष किया जाता है, उनके पेशे में उनकी दक्षता एक्सपोर्ट किया जाता है उनको। इंजीनियर्स के लिए भी सारी व्यवस्था हुई। इतना ही नहीं है, ये डॉक्टर्स इंजीनियर्स हैं सिंगल ग्रेजुएट, और हम सौभाग्यवश है डबल ग्रेजुएट्स। लेकिन डबल ग्रेजुएट्स के लिए कोई विधान नहीं, इवन तक कि हम अपने लाइब्रेरी को बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, भूखंड लेने के लिए हम किसी भी बैंक से ऋण ले ही नहीं सकते अपने सर्टिफिकेट के आधार पर, बल्कि बाकी लोगों जो सिंगल ग्रेजुएट्स हैं उनको सर्टिफिकेट प्रदान करके भी गारंटी के रूप में ऋण की मुहैया की जा सकती है। ये सब इन चीज़ों को देखते हुए हमने 1976 के 27 जून को छपरा विधिमंडल में पहली बार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति छपरा का निर्माण किया था, जिसमें 16 सूत्री मांग की सूची बनाई गई थी। उसमें प्रथम मांग जो हमारी थी वो यही कि प्रारंभिक युवा अधिवक्ताओं को पेशे में प्रवेश करने पर 5 वर्षों तक कम से कम 5,000 रुपये की राशि, सहायता राशि दे करके सरकार उसके अपने सरकारी पैनलों में रख करके काम ले, ताकि वो अपने जो सर्वाइवलशिप पर चिंतित नहीं रहे, वो पेशे में सर्वाइव कर सकें, पेशे में दक्षता प्राप्त कर सकें, कुशलता प्राप्त कर सकें, और उन्हें कोई ह्यूमिलिएशन फील नहीं करना पड़े, और फिर गार्जियन से उस स्थिति में लेने की बात या सीनियर के प्रति ज़्यादा आशावान होने की बात नहीं हो। इस ख्याल से मैं इस बात को केवल आपके समक्ष इसीलिए रखना चाहता हूँ कि बहुत सारी बातों के अलावा जो हम अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन युवा अधिवक्ता के संदर्भ में जो मेरा अपना ख्याल था कि किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी राज्य के लिए यूथ वर्ग ही उसकी आत्मा है। यदि हम यूथ को संभाल नहीं पाए तो हम देश को संभाल नहीं पाते हैं। वैसे मुझे भी लगा है कि यूथ अधिवक्ता को यदि हम सही दिशा नहीं दे सके, और सही दिशा केवल मौखिक भाषण से नहीं होगा, सही दिशा केवल उनको जो रंग पिलाने से नहीं होगा, शब्दों को पिलाने से नहीं होगा, उनको सही दिशा देने के लिए कम से कम न्यूनतम जो जरूरत है, मिनिमम जो गारंटी है जीवन की, उतना भर हमें कहीं न कहीं से उपाय करना होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी, सामाजिक दृष्टिकोण से भी और शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी। ये तीनों दृष्टिकोण को जब अपनाएंगे तो हो सकता है कि युवा वर्ग जो आज परिस्थिति में करा रहा है इस पेशे में, वो आकर के सक्षम हो जाए, दक्षता प्राप्त कर ले, और ज़्यादा अच्छा से अच्छा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में हमें सहयोग प्रदान कर सके।